को रिकॉर्डिंग देखना ही है, ठीक है। तो जिन्होंने भी मिस किया है उनको, उनके लिए ये संदेश, बिकॉज विल कीप द ट्रैक ऑफ इट। चलो अभी देखते हैं हम फाउंडर ऑफ बंगाल, इनका नाम क्या है, मुर्शिद कुली खान। अब हिस्ट्री है, आप अगर जहां पे भी बैठे हो वहां पे अगर जोर से नहीं बोल सकते तो धीरे से बोलने का, दिमाग में कि फाउंडर ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान, ठीक है। क्या बोलने का, फाउंडर ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान। आगे आगे देखते हैं। अब इनको देखो, अपॉइंटेड एज द दीवानी ऑफ बंगाल बाय औरंगजेब। औरंगजेब ने इनको टैक्स कलेक्ट करने का राइट दे दिया, ठीक है। दीवानी यानी कि टैक्स कलेक्ट करने का राइट दिया था उस वक्त पे। उसके साथ साथ फारूक सियार के टाइम पे क्या हुआ, गिवन अ चार्ज ऑफ बोथ दीवानी एंड निजामत। निजामत एक अरेबिक वर्ड है, अरेबिक वर्ड से इसका ओरिजिन हुआ है निजामत का। इसका मतलब होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर, कि निजामत मतलब ऐसा इंसान जो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, जैसे कलेक्टर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है उसको निजामत कहा जाता था, जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्रिमिनल एक्टिविटीज के से डील करना, कि उनको सही दिशा में भेजना, ठीक है, बेसिक लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन करना, ओवरऑल देखरेख करना, निजामत। तो ये एक सिस्टम उनको दिया गया था। दीवानी के साथ साथ टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार तो मिला, उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, उस एरिया में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। इन्होंने क्या किया कि जो वेस्ट बंगाल है अपना, उस एरिया में मुर्शिदाबाद की तरफ कैपिटल शिफ्ट की। ईस्ट बंगाल हुआ करता था, विच वॉज बेसिकली बांग्लादेश टुडे। तो एक बंगाल मतलब पूरा एक था, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। तो उसके अंदर जो ढाका अभी बांग्लादेश की कैपिटल है, वो कैपिटल हुआ करते थे। तो ही शिफ्टेड दिस कैपिटल टू मुर्शिदाबाद बिकॉज ही फेल्ट दैट फ्रॉम दैट एरिया ही कैन कंट्रोल द बेटर। ओके, अंडरस्टूड। थोड़ा सा बीच बीच में जैसे एक हाथ स्लाइड होती है ना, तो आप लोग थम्स अप भेजा करो कि सर गॉट इट। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनेगा ना, तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। चलो, तुमको पता है कि कॉन्वर्जेशन जब हो पाता है ना तो आई एंजॉय द लेक्चर्स मोर, तो इसीलिए। चलो, स्टॉप जागीरदारी सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस। यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है इजारा, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको इजारा का मतलब क्या है। देखो, इजारा यूजुअली ये भी वर्ड इस्लाम की किताबों के अंदर से लिया हुआ था। और जागीरदारी सिस्टम आप लोगों को पता है कि एक पूरा एरिया एक बंदे को दे चुके हैं और वो टैक्स देता था। इसकी जगह उन्होंने क्या किया, एक इजारा सिस्टम लेके आए। एक टैक्स कलेक्ट करने का ही एक सिस्टम था, ये रेवेन्यू बढ़ाने का। इजारा सिस्टम के तहत क्या होता था कि बेट लगती थी, बोली लगती थी कि मान लो कि यहाँ पे एक 1000 एकड़ लैंड है, अब उसके ऊपर बोली लगाएंगे अलग अलग जमींदार कि मैं इस 1000 एकड़ के पहले आपको 100 रुपए टैक्स दूंगा, ठीक है, दूसरा बोलेगा मैं 150 दूंगा, तीसरा बोलेगा मैं 200 दूंगा साल भर के लिए। लोगों को खेती होने से पहले ही कितना इनकम आया है ये पहले तय होने से पहले ही आपको टैक्स दे देना है सरकार को फिक्स करके, और बदले में इस 1000 एकड़ लैंड को आप फार्मर्स को दे सकते हो और उनसे पैसे ले सकते हो, ठीक है। आपका जो अमाउंट आप दिए थे सरकार को, उससे ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हो खुद के लिए। अब इससे इसका प्रॉब्लम क्या था, देखो इजारा सिस्टम का, जो जमींदार थे वो क्या करते थे कि बहुत ज्यादा बोली लगा देते थे, क्योंकि सबको चाहिए था कि मैं रहूं इस सिस्टम का पार्ट, और फिर फार्मर से तो मुझे लेना है, मैं 200 इनको दूंगा और 300 रुपए फार्मर से लूंगा। बट प्रॉब्लम क्या था कि फार्मर्स इनसे जमीनें कहाँ लेंगे फिर, जब फार्मर्स को पता चलता था कि ये हमको इतने पैसे के लिए इतना टैक्स मांग रहा है, 10 रुपए मांग रहा है, मान लो 10 एकड़ देके, हम तो दे नहीं पाएंगे इसको इतना टैक्स, तो फिर हम करेंगे ही नहीं। वो एक प्रॉब्लम था। सो इट वॉज वेरी प्रॉब्लमेटिक। शुरुआत में ये लोग बहुत ज्यादा पैसे देके फंस जाते थे और बाद में एक्सप्लॉइट करते थे किसको, पीजेंट्स को, जो फार्मर्स है उनको, कि भाई हमको इतना टैक्स चाहिए तो चाहिए ही, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था इजारा का, बट इससे इनका टैक्स रेवेन्यू में थोड़ा सा बढ़त भी हुई थी। सिस्टम, अब ये जो सुजाउद्दौला थे, इन्होंने सुजाउद्दीन 1727 में ही फॉलोड इट। मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन जो आए रूलर, उन्होंने इसको फॉलो किया, ठीक है, फॉलोड हिम। उसके बाद फॉलोड हिम, हाँ। उसके बाद सफराज खान, ठीक है, इन्होंने देखो याद रखना ये पॉइंट, सफराज खान को अलीवर्दी खान जो होते हैं, जो डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार होते हैं, ठीक है, मतलब बंगाल के अंदर बिहार भी प्रोविंस आया करता था उस वक्त में। तो ये जो डेप्यूटी दीवान होते हैं इन्हीं के, इनके अंडर जो काम कर रहे थे सफराज खान के, ये इन्हीं को मार डालते हैं, ठीक है। और मारने के बाद ही किल्ड सफराज खान, सफराज खान को
मार डालते हैं। सर ये पॉइंट ये था कि यहाँ पे देखो सुजाउद्दीन 27 में इसी चीज को रूलर बनता है और फॉलो करता है, और सरफराज खान भी उसी को फॉलो करता है, ठीक है, फॉलोड हिम सरफराज खान। सरफराज खान ने भी वो जो इजारा का सिस्टम था उसी को लागू किया। आगे का जो पॉइंट है यहां से शुरू होता है, ये थोड़ा सा नोट्स में गड़बड़ हुई है, इसको मैं चेंज करा लूंगा। अली वर्दी खान जो डिप्टी दीवान ऑफ बिहार थे, उन्होंने सरफराज खान को मार डाला, बस इतना याद रखो। सबसे पहले मुर्शिद कुली खान फाउंडर, ढाका से उन्होंने मुर्शिदाबाद में कैपिटल शिफ्ट की, राइट, हमने उतना देखा। फिर सिस्टम कौन सा, जहागीरदारी सिस्टम को स्टॉप किया और क्या इंट्रोड्यूस किया, तो इजारा। इजारा सिस्टम क्या था कि एक ही टाइम पे बोली लगाना, बेट लगाना, लोग बोली लगाते थे और एक अमाउंट तय हो जाता था, उसके ऊपर फिर उनको उतना देना पड़ता था सरकार को। ये भी आपको समझ में आ गया। इससे फिर ये इजारा सिस्टम से जो मनी लेंडर्स थे, जो शाहूकार जो बोलते हैं हम, शाहूकार मराठी में बोले तो जो पैसे देते थे, लेंड करते थे, उनका जो सिस्टम है वो बहुत पल जाता है, वो फुल फलते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, फिर जो भी बोली लगाने वाला है उसको पैसे देते थे, क्योंकि इनके पास पैसे तो होते नहीं थे, जो जमींदार थे वो क्या करते थे, ऐसे मनी लेंडर से पैसे लेते थे, 200 रुपए बोलते थे कि मैं तुझे दे दूंगा इनसे टैक्स लेके, और फिर वही सिस्टम चल रहा था। इनको काफी ज्यादा ऐसे मान के चलो कि उस दौर में ये फुल फल रहे थे, काफी ज्यादा इनका डेवलपमेंट हो रहा था। चलो उसके बाद देखो 1765 के अंदर अली वर्दी खान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इनके दौर में काफी ज्यादा इन्होंने प्रॉस्पेरिटी लेके आए थे, पीस भी लेके आए थे बंगाल के अंदर, एंड नॉमिनेटेड हिज ग्रैंडसन सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला को इन्होंने अपने ग्रैंडसन को ये सक्सेसर माना, क्योंकि इनके जो सन थे वो उनको उनके अंदर वो काबिलियत नहीं दिखी इनको, तो अपने ग्रैंडसन को ही इन्होंने प्रिपेयर किया, ठीक है, पहले से जब वो छोटे थे तब से। एंड सिराज उद्दौला बिकेम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। अभी सिराज उद्दौला के बारे में थोड़ा सा हमको हिस्टोरिकली पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलो बताओ यहां तक समझ में आया? चलो देखिएगा अभी नेक्स्ट, इसमें देखो सिराज उद्दौला के पास हम आ चुके हैं अभी, ठीक है। वी हैव रीच्ड टू द पॉइंट वेयर वी आर स्टडिंग अबाउट सिराज उद्दौला। फारूक सियाज फरमान 1717 में एक फरमान आता है, टू बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़ा बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। अब कौन सा ये फरमान था विच बिकेम द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, ठीक है, झगड़े की वजह, फाइट की वजह कौन सा? तो ये फरमान क्या था कि बंगाल के अंदर फ्री ट्रेड करने की, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी, ड्यूटी फ्री ट्रेड। अच्छा एक बात हम समझ चुके थे कि ऑल दिस पीपल वर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, ये जो नवाब थे, ये जो देशमुख थे, ये अलग अलग जो बन रहे थे, छोटे मोटे इंडिपेंडेंट रूलर बनने का प्रयास था इनका, और कहीं ना कहीं खुद ही इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि मुगल आके इनको प्रोटेक्ट करते थे, बट दे वर स्टिल अंडर द सॉवर्निटी ऑफ मुगल। वो सॉवर्निटी मानते थे, सार्वभौमत्व मानते थे मुगलों का, कि भाई तुम्हारे ही परचम के नीचे हम लोग ये सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है। इवन दो दे वर इंडिपेंडेंट टू टेक देयर डिसीजन, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी अथॉरिटी थी उनके ऊपर। अब वो अथॉरिटी थी तो फिर फारूक सियार जो मुगलों के रूलर बने थे अराउंड 6 ईयर्स तक, हम लोग जानते हैं इनको, और फिर इनका टाटा बाय बाय गुड बाय कर दिया गया था। तो इन्होंने फरमान छोड़ दिया ड्यूटी फ्री ट्रेड, एक लमसम अमाउंट ले लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से और उनको ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया। अब ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब क्या था कि वो टैक्स देने की उनको जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो, व्यापार करने के लिए इंडियन व्यापारी है, उसके बाद ब्रिटिश व्यापारी है, और इंडियन व्यापारियों को क्या करना पड़ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, और ब्रिटिश व्यापारियों को कोई टैक्स देना पड़ रहा है क्या? नहीं। सो दैट इज प्रॉब्लमेटिक नाउ, राइट। तो इससे क्या होगा कि ब्रिटिशों को ट्रेड करने में आसानी होगी। उससे क्या हो गया कि धीरे धीरे जो लोकल बिजनेसेस थे वो कोलैप्स होना शुरू हुए, ठीक है। लोकल बिजनेसेस वालों को मान लो वो 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाए हैं तो उनको 10 रुपए टैक्स लग रहा है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती थी 110, और ब्रिटिश को कॉस्ट लग रहा है 100 ही लग रहा है मान लो, बट अब उनको टैक्स 10 रुपए देना नहीं पड़ रहा है, सो दे कैन सेल द प्रोडक्ट एट 105, 105 रुपए को। और ये लोगों को अगर 5 रुपए भी प्रॉफिट चाहिए तो 115 को बेचेंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, इनका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा और ब्रिटिश वर्चस्व प्रस्थापित करेंगे। एंड दैट सेम थिंग वाज हैपनिंग, लोकल बिजनेस और कोलैप्सिंग। इसी वजह से फिर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है किस किस के बीच में, फारूक अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद्दौला। अभी आपको ये 77 का फरमान समझ में आ गया होगा, ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश स्टार्टेड फोर्टिफाइंग फोर्ट विलियम। अब आप लोग शुरुआत में जानते हो जो 60% जो ट्रेड था ब्रिटिशों का, इट वाज फ्रॉम द बंगाल इटसेल्फ, बंगाल प्रोविंसेस से ही वो लोग क्या करते थे, ज्यादातर उनका ट्रेड था और प्रॉफिट था।
अब 60% ट्रेड वहीं से था एंड दे वर मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज ऑफ दिस फरमान, ठीक है, टैक्स ही नहीं लग रहा है उनको। एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे जाके फैक्ट्री की जगह एक फोर्ट का बिल्डअप किया, फोर्ट विलियम। वहां उस टाइम के जो ऑफिसर थे उनसे रिलेटेड नाम दिया उसको फोर्ट विलियम। अब फोर्ट विलियम प्रोटेक्शन से हिसाब से बनाया उन्होंने, बहुत ही एकदम मजबूत, एकदम अनमाउंटेड गन्स लगाए उसके ऊपर ऑन द वॉल्स। एंड नवाब ने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने बोला कि तुम बड़ी सी एकदम वॉल बना रहे हो, उसके ऊपर गन लगा रहे हो, ये तो रूलर का काम है, तुम लोग तो ट्रेड करने आए हो, यहाँ पे व्यापारी हो, तुमको गन की क्या जरूरत है। बट उन्होंने बोले कि नहीं नहीं हमारा बिजनेस है, हम प्रोटेक्ट करेंगे उसको, किसने हमला कर दिया, हमारा सामान चुरा लिया। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ट्रेडर्स को ये अलाउ नहीं है। तो और बिकॉज बाय दैट टाइम ये सब चीजें क्लियर हो चुकी थी बंगाल के नवाबों को कि ये इन लोग साउथ इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उससे ये पता चल रहा था कि दे आर नॉट देयर टू ट्रेड, कहीं ना कहीं इन लोगों का ट्रेड से ज्यादा कुछ इंटरेस्ट बन चुका है। और ये जो बड़ा सा फोर्ट विलियम बना देंगे, कल जाके जब वॉर होगा तो ये लोग हमको हावी हो जाएंगे। सो ही वॉज लिटिल बिट ऑफ अवेयर अबाउट इट, सो फॉर दैट रीजन ही वॉज स्टॉपिंग देम। उनको ऑब्जेक्ट करते, बट ब्रिटिश मानते हैं क्या उनकी बात को? नहीं। तब तक ये बात हो चुकी थी कि भाई अब कोई हमसे पावरफुल या फिर कुछ नहीं कर सकता हमारा, ठीक है। सो दैट वाज, और फिर दिस लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। और ये इंसिडेंट लेके चले जाता है किस चीज को, बैटल ऑफ प्लासी, जो होती है 1757 में, ठीक है। यहां तक एक बार पढ़ लो आप लोग, मुझे और क्लियर है क्या बताओ, मैं साइड में होता हूं थोड़ा सा, ये पॉइंट आपको। चलो बस बस बैठ जा। नाइस। चलो भाई लोग, अभी देखिएगा यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, इफ यू अंडरस्टूड टिल हियर। और फिर अब हम आ चुके थे सिराज उद्दौला और उस इंसिडेंट तक जहां पे दैट लेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। सो वी विल कंटिन्यू टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ मुगल एंड राइज ऑफ रीजनल पावर। बंगाल के बाद फिर अवध आएगा, बहुत और भी पावर आएंगे, इवन मराठा एम्पायर शुरू होगा, उसके आगे हम जाने वाले हैं। बट एक बैटल ऑफ प्लासी आया है वहां पे अपने इंसिडेंट के अंदर, तो मैं तुमको वापस थोड़ा सा हिस्टोरिकली यहाँ पे लेके जाता हूँ इस बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर, और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, इसको पढ़ लेंगे और वापस हम रीजनल पावर्स के पास चले जाएंगे, क्योंकि एक इंसिडेंट है, ठीक है, इसलिए। चलो जल्दी से आर्यन, उसके बाद अपना उदय, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। तो आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी। यहाँ पे देखो बैटल ऑफ प्लासी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बैटल ऑफ प्लासी शुरू कब होती है, देखो बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत कब होती है। सो बैटल ऑफ प्लासी हैपेंड ऑन 23 जून 1857 को, ठीक है। और प्लासी नाम की जो जगह थी वहां पे ट्रीज थे प्लासी के, उसी जगह पे शुरू हुआ था। किस किस के बीच में होता है तो देख लेते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। अब बंगाल के नवाब कौन थे, सिराज उद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला के बीच में ये होती है। चलो, कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच अलाइज, कुछ फ्रेंच लोग थे जो सिराज उद्दौला को सपोर्ट कर रहे थे। वही बात कि अपने दुश्मन का दोस्त अपना दोस्त होता है, ठीक है, तो वही अपने दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, उस हिसाब से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन कौन था, सिराज उद्दौला, इस फ्रेंच वालों ने उसको दोस्ती कर ली थी। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आया था लड़ाई करने, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। एंड द बैटल हेल्प टू सीज द कंट्रोल ऑफ द बंगाल। और इसी बैटल से थोड़ा सा
कंट्रोल चले जाता है किसका, बंगाल के ऊपर। जो बंगाल के इंडिपेंडेंट नवाब थे वो खो बैठते हैं। ओके, चलो अब हम देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी को कंसिडर किया जाता है क्रूशियल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, क्योंकि यहां से ब्रिटिश वर नॉट ओनली जस्ट ट्रेडर्स बट दे मूव टूवर्ड्स द रूलर्स, क्योंकि यहाँ अब तक वो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते थे, ट्रेड के लिए सब कुछ करते थे, बट अब ऐसा हो गया कि उन्होंने इस वॉर को जीतने के बाद बंगाल का कंट्रोल अपने पास ले लिया और इनडायरेक्टली दे बिकेम द किंग मेकर। और फिर जब तुम किंग मेकर बन जाते हो तो तुम पावर के अंदर तुम्हारा ही इंटरफेरेंस दिखेगा और तुम ही उसको रूल करोगे। 18th सेंचुरी के अंदर द एम्पायर ऑफ द लेटर मुगल्स वाज डिक्लाइनिंग और मेनी यूरोपियन कंट्रीज एंड कॉम्पिटेड फॉर गेटिंग द देयर होल्ड ओवर द इंडिया। जब ये जो गर्द थी कि डिक्लाइन ऑफ मुगल हो रहा था और उसी टाइम पे देयर वाज अ फाइट अमंग द मराठा एम्पायर टू बिकम द पेशवा। तो पेशवा होने के लिए इंटरनल फाइट चल रही थी मराठा उसके बीच में, तो दे वर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू कंट्रोल देयर टेरिटरीज। उसको कंट्रोल करने में उन लोगों का उतना ज्यादा ध्यान नहीं था। और फिर अब कोई ऐसा रूलर नहीं था जो मुगलों का जो डिक्लाइन हो रहा था उसको फिल अप कर सके। सो ऑल दीज यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, बिफोर दैट ऑल्सो, बट दैट वाज अ टाइम व्हेन दे रियलाइज दैट द मुगल्स आर डिक्लाइनिंग एंड देन देयर इज अ पावर गर्थ। ठीक है, पावर का जो वैक्यूम है उसको फिल करने का उनको मौका मिल जाता है और उसी के लिए वो कॉम्पीट कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन्वॉल्वड इन द कॉन्फ्लिक्ट विद द फ्रेंच फॉर ट्रेड ऑफ सुप्रीमेसी। फ्रेंचों के और उनके बीच में दुनिया भर में झगड़े चली रहे थे। वहां पे यूरोप के अंदर भी वो एक दूसरे के दुश्मनी थे और फिर भारत के अंदर भी कौन हासिल करेगा, भारत को कौन हासिल करेगा, इसके लिए वहां पे शुरू हो जाती है फिर वो कॉम्पिटिशन। ठीक है, एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। चलो अब देख लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी को एक बार। देखो द प्लासी, द ब्रिटिश बिगैन टू मेक यूज ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स वही, एंड द बैटल ऑफ प्लासी वाज रिजल्ट ऑफ इट एंड इट पेव्ड द वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी के साथ इन द एंड ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी बंगाल वाज कॉन्कर्ड बाय द, देखो कॉन्कर्ड मतलब जीत लिए ब्रिटिश आर्मी अंडर द रॉबर्ट क्लाइव। अंत में बैटल ऑफ प्लासी होती है। अब आगे हम थोड़ा सा देखेंगे उसमें क्या होता है, मैं कहानी बताऊंगा उसके आपको। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ, होता क्या है बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो आगे आने वाले है वो पॉइंट। रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये जो कमांडर है ब्रिटिशों के, दिस पर्सन यूज्ड मीर जाफर, मीर जाफर जो कि क्या थे, कमांडर थे आर्मी के। ठीक है, कमांडर थे आर्मी के, किसके, सिराज उद्दौला के, सिराज उद्दौला। एंड अब देखो सिराज उद्दौला के आर्मी के वो क्या थे, चीफ थे। और उसी के साथ सिराज उद्दौला को ऐसे बहुत सारे लोग थे उसी के कोर्ट के अंदर who wanted him out, तो कहीं ना कहीं सिराज उद्दौला को गिरा के अपना रूल प्रस्तापित करना चाहते थे। फिर वही बात मीर जाफर को ऑफर दिया इन्होंने कि दे विल मेक हिम द नेक्स्ट नवाब। ठीक है, वादा किया कि अगर हम वॉर जीत जाते हैं तो आपको नेक्स्ट नवाब बनाएंगे। तो कमांडर फिर उस लालच में आ गए और उन्होंने अपने ही नवाब को धोखा दे दिया सिराज उद्दौला को। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट सिराज उद्दौला लॉस्ट इन द वॉर। ठीक है, डिफीट हो गया उनका। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है। चलो बैटल ऑफ प्लासी वाज अ डिसाइसिव इवेंट दैट टुक प्लेस ऑन 23 जून 1857। ये जानते हैं। द बैटल फॉट एट पालशी नाम की जो जगह थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। कौन सी रिवर है, हुगली नाम की जो रिवर थी उस नदी के किनारे पे इसको फाइट किया गया है। आपको क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि कौन सी नदी के किनारे। उसके बाद इट वाज फॉट बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगेंस्ट द नवाब सिराज उद्दौला, वी नो दैट, एंड फ्रेंच वाले लोग इन्वॉल्व थे इसमें। एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड नवाब एंड कैप्चर्ड कलकत्ता। नवाब को डिफीट कर लिया जाता है, नवाब तो वहां से निकल लेते हैं बट किसको कैप्चर कर लेते हैं फिर वो आगे जाके कलकत्ता को। एंड उसी के बाद देखो द बैटल ऑफ प्लासी 1857 वाज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश एंड हेल्प द ब्रिटिश टू गेट द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन बंगाल। अब जैसे ही आप ये सोचो कि कलकत्ता जैसा जो मेन सेंटर था, ट्रेडिंग हब था उस टाइम का, वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद उनके हाथ में आ जाता है, किसके, ब्रिटिशों के, और सिराज उद्दौला की डिफीट हो जाती है। और फिर वही बात मैंने जो शुरुआत में आपको बोली, नाउ दे आर नॉट ओनली द ट्रेडर्स, दे हैव बिकम द रूलर्स। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड द एक्सेसिव मिसयूज ऑफ इट्स ट्रेड प्रिविलेजेस। ट्रेड के प्रिविलेजेस इनको दिया किसने था, फारूक सियार। अगेन आपको याद होना चाहिए फारूक सियार। ठीक है, अराउंड 1717 में दिया था उसने, फारूक सियार ने, विच फाइनेंसेस ऑफ द नवाब वर एडवर्सली अफेक्टेड। अब इन्होंने क्या शुरू किया, अब नेक्स्ट नवाब किसको बनाया,
बैटल ऑफ प्लासी के अंदर हम लोगों ने देखा इस साइड से देखो सिराज उद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला, और ब्रिटिशों की साइड से कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जीता कैसे, इसी का जो कमांडर है जिसका नाम क्या है, मीर जाफर, इसको इसने लालच दिया कि आपको नेक्स्ट नवाब बनाएंगे, और फिर ये जीत गया। अब उसके बाद सिराज उद्दौला जब हार गया तो इन्होंने नेक्स्ट नवाब किसको बना दिया, इनको, ठीक है। अभी भी ये नवाब बना हुआ है सिराज उद्दौला, ठीक है। अंत में बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराज उद्दौला को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। सिराज उद्दौला के मरने के बाद कौन बना, मीर जाफर। अब मीर जाफर को नवाब बनाया क्या, किसने था, ब्रिटिशों ने। तो उन लोगों की बहुत उम्मीदें थी, सो दे फोर्स्ड मीर जाफर टू मेक अ रूल, ट्रेडिंग रूल्स विच वर मोर इन द फेवर ऑफ द ब्रिटिश। जो ऐसे रूल बनाने के लिए उसको मजबूर किया है कि जो ब्रिटिशों के ज्यादा फेवर में हो। तो इससे क्या हुआ, फिर जब ब्रिटिशों के ज्यादा फेवर वाले रूल बने तो उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे, ऐसे ऐसे रूल बनाने लगा है उसको, ऐसे ऐसे कि जो नवाब की जो पूंजी है, जो भी पैसा है, फाइनेंस है, जो भी सेविंग्स है, पूरा खाली कर दिया। जो भी टैक्स है राज्य का, स्टेट का, वो सरकार का पूरा टैक्स खा लिया ब्रिटिशों ने, ठीक है। अब वही अब एक इंसिडेंट होता है देखो, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी का, ठीक है। अब कलकत्ता के बाद हम थोड़ा सा पीछे ही है, अभी तक वो मेन इवेंट हुआ नहीं है। तो एक बेसिक बैटल के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि ब्लैक होल एक ट्रेजेडी होती है, ठीक है। जब शुरुआती के दौर में, व्हेन द बिफोर द प्लासी हैपेंड, ब्लैक होल ट्रेजेडी एक चीज हो जाती है, विच वाज बेसिकली एक इंसिडेंट होता है फोर्ट विलियम के ऊपर। वे द नवाब सिराज उद्दौला जब अटैक करता है तो वहां पे कुछ लोग मारे जाते हैं फोर्ट के अंदर, जब हमला हुआ था। तो उसके अंदर सेड टू हैव इम्प्रिजन 146 लोगों को एक छोटी सी रूम में कैद किया, स्मॉल चेंबर के अंदर उसने जानबूझ के उनको अंदर डाल दिया, और वहां पे वो लोग सफोकेशन की वजह से मारे गए, ठीक है। दे कुडंट सफोकेट, रात भर गोला बारूद डालते रहे वो लोग, बाहर से धुआं धुआं कर दिया एकदम, ठीक है। और उस वजह से फिर वो मर गए। एंड 123 उसमें से माना जाता है कि डेथ हो गई उनकी ड्यू टू सफोकेशन, और बाकी के मर गए। और इसकी वजह से ब्रिटिशों को एक गुस्सा आ गया, कौन सी ट्रेजेडी की वजह से, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से। इसके बारे में लिखने वाला जो हिस्टोरियन है उसको कहा जाता है, देखो व्हाट वाज हिज नेम, देयर इज सम नेम टू हिम, हॉर्नबेल, ठीक है। याद रखो हिस्टोरियन का नाम क्या है जो इस इंसिडेंट के बारे में लिखा है, हिज नेम इज हॉर्नबेल, ठीक है। ये हॉर्नबेल ने लिखा है इस ट्रेजेडी के बारे में, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोल के कहा जाता है। अब कैप्चर क्या क्या हो जाता है, फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया जाता है, और उसी को मेन इमीडिएट रीजन था बैटल ऑफ प्लासी का। फॉलोइंग द 7 years वॉर, द ब्रिटिश वर बिल्डिंग अ मिलिट्री ऑपरेटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच एंड दे रिफ्यूज टू हाल्ट दिस ऑपरेशंस अगेंस्ट द फ्रेंच, और सिराज उद्दौला अटैक्ड द ब्रिटिशर्स इन फोर्ट विलियम। वहां पे हो चुका था, कैप्चर द फोर्ट। अभी देखो इनका फ्रेंच का और ब्रिटिशों का चल रहा था। ब्रिटिश क्या कर रहे थे, फ्रेंचों के अगेंस्ट एक बड़ा सा मिलिट्री फोर्स बना रहे थे, और वो मान नहीं रहे थे उसको, रुक नहीं रहे थे उसको बनाने से। और सिराज उद्दौला ने फिर अटैक किया फोर्ट विलियम पे, एंड ब्रिटिश टर्न्ड अगेंस्ट द सिराज उद्दौला एंड रिटेलिएटेड। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर वापस अटैक किया। क्योंकि क्या हो जाता है कि जब फोर्ट विलियम पे वो अटैक करता है तो वहां के जो आर्मी के लोग हैं वो उस फोर्ट से निकल के भाग जाते हैं, और वो हेल्प मांगते हैं किससे, रॉबर्ट क्लाइव से, हु वाज ड्यूरिंग दैट टाइम वाज एट मद्रास। ये रॉबर्ट क्लाइव किधर था उस टाइम पे, मद्रास में था, ठीक है। मद्रास में एक फोर्ट था सेंट जॉर्ज फोर्ट बोल के, कौन सा फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट। इस सेंट जॉर्ज फोर्ट में था ये, और यहां से ये हेल्प लेके पहुंचता है, अपनी पूरी आर्मी को लेके पहुंचता है, और फाइट होती है फिर बैटल ऑफ प्लासी, पैलेसी की जगह पे, भगीरथी रिवर के किनारे पे, ठीक है। और धोखा दे देता है, वो हम देख चुके हैं ऊपर, देखते चलो। द न्यूज अबाउट द फोर्ट विलियम रीच द मद्रास, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जो ब्रिटिश फोर्स का एक कमांडर रॉबर्ट क्लाइव वहां से निकलता है, और वही रिकैप्चर करता है कलकत्ता को। अब मार्च 1757 को द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चांदनगर वाज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। इंग्लिशों ने क्या किया, फ्रेंचों को भी कैप्चर किया यहाँ पे। दिस वाज द इग्नाइटिंग पॉइंट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर, यहाँ पे हम देख चुके हैं आगे कि मीर जाफर को ब्राइब किया, कमांडर इन चीफ ऑफ द सिराज उद्दौला, एंड प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब ऑफ द बंगाल इन रिटर्न फॉर हिज सर्विस टू द कंपनी। आप इस बैटल के अंदर कंपनी की तरफ से लड़ाई करो, और बदले में हम आपको क्या करेंगे, बंगाल का नेक्स्ट नवाब बना देंगे। तो ये डील होने के बाद फिर अब बचा ही क्या था, ठीक है। जब आपका कमांडर इन चीफ ही आपको धोखा देके जाने को रेडी है, तो आप लड़ाई कैसे करोगे। और वही है, फॉर्मिंग अ सीक्रेट अलायंस विद द ट्रेटर्स ऑफ द नवाब।
नवाब के जैसे जो भी लोग थे जो नवाब से हेट करते थे, उनके साथ कंपनी ने एक सीक्रेट अलायंस फॉर्म किया कि आप हमको हेल्प करो, बदले में जब हम नवाब हार जाएगा तो तुमको अच्छे पोजीशन देंगे। सिराज उदौला फ्रेंचों के साथ मिलके, देखो यहाँ पे 50,000 सोल्जर्स थे उसके पास, 40 कैनन और 10 वॉर एलिफेंट्स के साथ उस वॉर में उतरता है। 50,000 इज ए ह्यूज नंबर, ठीक है। ऑल दिस वर डिफीटेड बाय द हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स। थोड़े बहुत ब्रिटिश सोल्जर्स थे अराउंड 6,000 के आसपास, जिन्होंने मिलके किसको हरा दिया, इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया। अब इसके पीछे के कुछ रीजंस थे इसको हराने के, क्या रीजंस थे? तो इतनी आर्मी को, इतने बड़ी आर्मी को कैसे हराया गया? मॉडर्न वेपन नहीं थे इनके पास, मॉडर्न वेपन्स की कमी थी। ब्रिटिशों के पास क्या थे? गन्स थे, और ये लोग तलवार लेके निकले थे, तो दैट वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। वो उधर से मार रहा है, इधर ये तलवार घुमा रहा है ऐसे, ठीक है। तो इट्स लाइक वेरी प्रॉब्लमैटिक। और फिर उसी के साथ साथ जो इसके लोग थे, इसका कमांडर इन चीफ था जिसके ऊपर सिराजुद्दौला ने भरोसा किया है, वही उसको क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है इस वॉर के अंदर। एक रीजन था, ठीक है। चलो उसके बाद ऑल दिस वर डिफीटेड बाय द हैंडफुल, वो तो हो गया। और बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वाज कैप्चर और मर्डर कर दिया गया मीर जाफर के, मीर जाफर बाय मीरान। मीरान नाम का जो बेटा था मीर जाफर का, ये जब सिराजुद्दौला वॉर जब हार रहे होते तो वहां से बैटल से भागना शुरू करते, बाकी सैनिक भी भागते हैं। रास्ते में मीर जाफर को पकड़ लिया जाता है, सॉरी सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है। किसके द्वारा पकड़ लिया जाता है? तो मीरान के द्वारा, वाज द सन ऑफ मीर जाफर, और उनको मार दिया जाता है। सो दैट्स हाउ सिराजुद्दौला स्टोरी केम टू एन एंड। आफ्टर द बैटल इंग्लिश कैप्चर्ड द बंगाल एंड ग्रेजुअली मोनोपोलाइज्ड द ट्रेड्स इन बंगाल। अब देखो मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली मतलब आप ही उस फील्ड में काम करो, आपके जैसा कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि मान लो किसी एरिया में आप ही हो जो शुगर बेचते हो, कोई और है ही नहीं, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर पे कोई शुगर नहीं बेचता, तो फिर इस एरिया के लोगों को जब शुगर चाहिए, आपकी दुकान पे आए हो, तो आप अगर मान लो 10 रुपए की शुगर 50 में बेचोगे तब भी लेगा ही वो, अगर उसको चाहिए तो। अब 100 किलोमीटर जाएगा क्या 40 रुपए बचाने के लिए? नहीं, उसको कहा जाता है मोनोपोली। मोनोपोली मतलब बाकी जो छोटे मोटे प्लेयर्स है उन सबको मार डालना और अकेले ही रहना उस फील्ड में, ताकि फिर क्या हो जाए, आप ही उस चीज को कंट्रोल कर सको। और वही बैटल ऑफ ब्रिटेन यहाँ से शुरू हो जाती है, उनकी मिलिट्री सुप्रीमेसी भी। और ब्रिटिशों को एक चीज पता चल जाती है कि एक हैंडफुल डिसिप्लिन्ड आर्मी से बहुत बड़ी आर्मी को भी हराया जा सकता है। 50,000 की आर्मी को भी 6-7,000 सोल्जर्स हरा सकते हैं। ये बात ब्रिटिशों के ध्यान में बैठ गई थी। अब यहां से आगे जब भी वो फाइट करते हैं तो डरते नहीं हो। इंडिया की कितनी भी बड़ी आर्मी रहे, इस लोकल रूलर की वो डरते नहीं थे, वो बहुत प्लान तरीके से लड़ाई करते थे उनके साथ। तो यही एक रीजन था। और इस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश फ्रेंच सेटलमेंट्स इन बंगाल वर कैप्चर्ड, उनको कैप्चर कर लिया। मीर जाफर को क्या बनाया गया फिर? एज प्रॉमिस्ड नेक्स्ट नवाब ऑफ द बंगाल। यूजुअली ब्रिटिश शुरुआती के दौर में खुद रूलर क्यों नहीं बनते थे? बिकॉज ब्रिटिशों का ये मानना था कि हम अगर खुद रूलर बन जाएंगे तो यहाँ के लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, किसी और को बनाते हैं और पीछे से कंट्रोल करते हैं उसको। तो दैट वाज द पॉइंट एंड पोस्टेड एज द नवाब्स कोड। और एक रेसिडेंट ऑफिसर बोल के, ब्रिटिश रेसिडेंट, ये रेसिडेंट क्या था, इसका काम क्या था कि ये ब्रिटिशों का एम्बेसडर की तरह काम कर रहा था उधर, बट ये रहता उधर कोर्ट में ही था। जैसे एक मंत्री की एक पोस्ट होती है ना, वैसे चेयर पे बैठेगा, कोर्ट में क्या क्या डिसीजंस ले रहे हैं वो सब कुछ देखेगा। सो इनडायरेक्टली ही इज बेसिकली वॉच डॉग, ठीक है। वॉच रखने के लिए रखा गया है, नवाब क्या डिसीजन लेता है, क्या रूल है, किसको मिल रहा है क्या नहीं। So it's very, now everything is under the control of the British. Mir Jafar awarded British grants of जमींदारी ऑफ 24 परगनास। 24 परगनास की जमींदारी मीर जाफर उनको देता है। रीजन वही, क्योंकि उसको उन्होंने नवाब बनाया है और वो जो बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। और फिर एंड अ ह्यूज सम ऑफ मनी फॉर देयर सर्विस इन द बैटल ऑफ प्लासी, और काफी ज्यादा उनको पैसे भी दिए गए कि बैटल ऑफ प्लासी में उन्होंने जो हेल्प की उसको। एंड द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी 1857 इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश। और यहां से फिर कहीं ना कहीं ब्रिटिशों का ट्रेड से लेके एक रूलर की तरफ का जो जर्नी थी वो शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो की फिगर्स हम देख चुके हैं। सिराजुद्दौला ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, हॉर्नबिल ने लिखा था इसके बारे में। और फिर ये होती कब है तो 1757 के अंदर 23 जून को। और 146 इंग्लिशमैन पीपल उनको इंप्रेजन करके 123 मारे जाते हैं सफोकेशन की वजह से। और वही इट लेड टू द फाइट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ठीक है। और ये के इनके बारे में पूछा जाता है, राय दुर्लभ बोल के एक कमांडर थे। कौन थे कमांडर? इन द नवाब ऑफ आर्मी, नवाब्स आर्मी में कमांडर थे। ही ज्वाइंड
उद्दौला सिराज joined सिराज उद्दौला's army but did not fight in the conflict and the नवाब was again duped। तो यही था कि शुरुआती में तो उसको धोखा मिलता ही है, बट क्या हो जाता है कि सेकंड टाइम जब ये नवाब के आर्मी का हेड बनता है, राय दुर्लभ ज्वाइन तो करता है कमांडर बोल के, बट उसमें फाइट नहीं करता, हिस्सा ही नहीं लेता है, और फिर अगेन से उसको क्या मिल चुका है, धोखा मिल चुका है। अब देखो ये है कमांडर इन चीफ है, ठीक है, मीर जाफर गॉट ब्राइब्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। राय दुर्लभ जो आर्मी का जो हेड है वो भी नहीं लड़ रहा है। उसके बाद कमांडर इन चीफ जो है आर्मी का वो तो ऑलरेडी ब्राइब्ड हो चुका है, उन्होंने उसको खरीदा गया है। एंड कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट सिराज उद्दौला द ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक हिम नवाब, उसको नवाब बनाने का वादा किया, उसने मान लिया। सिराज उद्दौला वाज डूप्ड अगेन ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, फिर से उसको वॉर के अंदर हरा दिया गया। अब उसके बाद देखो जगत सेठ, इनके बारे में पूछा जाता है क्योंकि ये सब लोग थे जो इन्फ्लुएंशियल बैंकर थे उस टाइम पे। ही वाज इन्वॉल्वड इन द स्कीम दैट लेड टू नवाब सिराज उद्दौला's अरेस्ट, ठीक है, उद्दौला's इवेंचुअली डेथ। इन्होंने उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ब्रिटिशों को उनके बारे में बताना, पकड़ना, उन सब में इनका हाथ था। किसका? जगत सेठ का। वाज एक इन्फ्लुएंशियल बैंकर थे, मनी लेंड करते थे वहां पे व्यापारियों को, ठीक है, और बिकॉज ऑल ऑफ दिस पीपल हेटेड सिराज उद्दौला की पॉलिसी और उसके खिलाफ थे, ठीक है। चलो, सिराज उद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी में इन्वॉल्व थे, डाइड, ये तो हम जानते हैं। और उसके बाद राय दुर्लभ कमांडर इन नवाब ऑफ आर्मी, ये तो ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है, रिपीट हो चुकी है। चलो, तो इस तरीके से ये जो बैटल ऑफ प्लासी है ये यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। एक बार क्विक तरीके से मैं रिवाइज कराता हूँ बैटल ऑफ प्लासी को, यहाँ पे लिख के आप लोगों को। देखो कब हुई बैटल ऑफ प्लासी, तो 23 जून 1857, ठीक है। और किस किस के बीच में हुई थी बैटल ऑफ प्लासी, तो सिराज उद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव जीता कैसे? बिकॉज ऑफ मीर जाफर, ठीक है, कलर चेंज करता हूं, आपको दिखेगा कि नहीं, कि दिखेगा कोई नहीं। मीर जाफर जो होता है वो हेल्प करता है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को, टू बिकम द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। इमीडिएट कॉज क्या था इसका? तो सिराज उद्दौला ने क्या किया था? फोर्ट विलियम पे अटैक किया था, फोर्ट विलियम के ऊपर क्या किया था? अटैक किया था, ठीक है, अटैक किया था, जिसमें क्या हुई थी? तो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से फिर मद्रास से आता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और फाइट होती है। और सिराज उद्दौला के साथ कौन थे? तो फ्रेंच थे, बट फ्रेंचों की भी डिफीट हो जाती है ब्रिटिशों द्वारा, और उनके भी सेटलमेंट, चांदनगर के सेटलमेंट को कैप्चर कर लिया जाता है। और आगे जाके फिर जब प्लासी के अंदर हार हो जाती है सिराज उद्दौला की, तो सिराज उद्दौला को मार दिया जाता है, और नेक्स्ट नवाब बनते हैं कौन? मीर जाफर, ठीक है। अब आगे क्या होता है? बक्सर की भी एक फाइट है, उन सब चीजों को हमको देखना ही है, बक्सर की लड़ाई को भी हम देखेंगे, बक्सर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आगे देखेंगे नवाब नेक्स्ट मीर जाफर कब तक नवाब बने रहते हैं, और आगे कहानी कहाँ तक बढ़ती है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये वाली बात थी, किसी को कोई डाउट होगा तो यहाँ तक पूछ लो अभी, ठीक है। और आप लोग रीच आउट फॉर एनी हेल्प, आप जब भी ये पीपीटी आपके पास पहुंचेगी, ऐप के अंदर से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, हमारे यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद आप अंदर जब जाओगे तो आपको ये पीपीटी दिखेगी बैटल ऑफ प्लासी की, तो उसको जब डाउनलोड करोगे तो अंत में आपको अगर इंस्टाग्राम पे पहुंचना है हमारे, तो इस पर क्लिक करने का हाथों से आपके, तो पहुंच जाओगे। इस पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा पहुंच जाओगे टेलीग्राम चैनल पे, इस पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप पे आओगे। तो जस्ट इफ यू क्लिक ऑन दिस, क्योंकि लिंक को उनके अंदर सेट किया हुआ है, सो ऑन द इवन दो यू डोंट सी द लिंक हैज बीन पेस्टेड इन देम, तो आप जब क्लिक करोगे ना तो टेक्नोलॉजी का यूज दिखेगा आपको, एकदम जादू ठीक है। इस पे क्लिक करो तो यूनिफॉर्म एस्पिरेंट्स के इंस्टा का आपने टेलीग्राम चैनल पे, इससे इंस्टा और इसके यूट्यूब चैनल पे पहुंचोगे। हमको लाइक और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और जुड़े रहो, वहां से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो दिस वाज बैटल ऑफ प्लासी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गया होगा। इसके अंदर नेक्स्ट बैटल
होती है, जो हम आगे देखेंगे, बिकॉज वी आर स्टिल ऑन द रीजनल रूलर्स के ऊपर है हम लोग अभी भी, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर आएगी तब हम देखेंगे आगे बैटल ऑफ बक्सर, क्योंकि ये भी बैटल ऑफ बक्सर भी जो है रिलेटेड क्या है, ये 1764 में होती है, विच इज अगेन रिलेटेड टू द बंगाल ओनली। और फिर यहाँ पे तो पूरी तरीके से ब्रिटिश क्या करते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर को जीतने के बाद बंगाल के अंदर गवर्नर बन जाते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाता है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। वहां तक हम पहुंचेंगे आगे, लेट्स नॉट गो डायरेक्टली टू द बंगाल, और वहां तक वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर हम लोग, ठीक है। चलो, सिराजुद्दौला यहां तक पहुंचे थे। अब राजपूत के अंदर ये कुछ चीजें देख लेते हैं। संस्कृत के अंदर राजा पुत्र किसको कहा जाता था, सन्स ऑफ किंग, इतना पॉइंट याद रखो। राजपूत ऐसे जो राजा के क्या थे, पुत्र मतलब सन थे, ठीक है। यहां से ये टर्म आया राजपूत, राजाओं के जो वंशज है उनको। फर्स्ट हिंदू रूलर आफ्टर द सेंचुरीज, राजा सवाई जय सिंह डिड अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध सेक्रीफाइस किया जाता था, घोड़े का सेक्रीफाइस किया जाता था। पहले उस घोड़ों को छोड़ा जाता था कि वो कहां पे भी जाए, किसी भी लैंड में कोई उसको रोक सकता है क्या, वो वाला किया। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ किया था, इसके अंदर सोमा नाम का जो रस होता है उस टाइम पे, ठीक है, वो पिया जाता था। और कुछ खाने की चीजें थी पर्टिकुलर, और कुछ और रिचुअल्स थे इसके अंदर वाजपेयी यज्ञ के अंदर, और लोगों को भी बहुत ज्यादा खाना वगैरह खिलाया जाता था। 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई इन्होंने दिल्ली के अंदर, मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर में। जंतर मंतर आप लोग जानते ही होंगे, देखो जंतर मंतर, जहां पे साइंस से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड उन्होंने बनाया था। उसके बाद सम्राट यंत्र, सुंडियल बोल के आपको एक जगह दिखेगी, जंतर मंतर, जयपुर में आप जाओगे ना तो आपको अलग अलग इक्विपमेंट बनाए हुए हैं वहां पे, जहां से सन की पोजीशन नापना, अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल जो चीजें थी ना उस टाइम पे, जो अलग अलग प्लैनेट के बारे में जानना, टाइमिंग, डेट डिसाइड करना, कैलेंडर, मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो चीजें थी, जो समझना है, सीजन समझना है, वो सब चीजें आपको वहां पे दिखेगी। तो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू साइंस। तो उनके टाइम के ऊपर काफी ज्यादा पीस स्टैब्लिश किया था सवाई जो राजा सवाई जयसिंह जो थे अंबर के, एंड ही वॉज वेरी पावरफुल रूलर। और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल चीजें थी उस टाइम पे जो बुरी थी सोसाइटी के अंदर, उनके खिलाफ भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। ट्रांसलेट देखो, यूक्लिड्स ज्योमेट्री इन संस्कृत, उस टाइम पे नॉलेज को भी आगे बढ़ाया, एजुकेशन को भी आगे बढ़ाया था, और संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया था यूक्लिड्स का जो ज्योमेट्री का किताब था। अपनी उस दौर में एक लॉ भी लाया था इन्होंने कि जो इनकी बेटियां थी उनको शादियों में बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता था। तो इनका ये मानना था कि ये जो प्रथा है बहुत ही बेकार है, तो इसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक लॉ लाया था उस टाइम के ऊपर। तो उससे पता चलता है कि ही वॉज लिटिल बिट ऑफ विजनरी रूलर। फाउंडर क्या है, चुरामन। यूजुअली हम ये जो है महाराणा प्रताप, उन्हीं को जानते हैं। सवाई जयसिंह जैसे जो राजा है राजपूतों की हिस्ट्री के अंदर, उनके बारे में बहुत कम ही जानते हैं हम। तो देर वर स्टिल फ्यू, उसको फाउंडर भी कहा जाता है जयपुर का। सो देर वर स्टिल मेनी किंग्स हु डिड सच अ ग्रेट वर्क, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा रीजन में इनका चुरामन फाउंडर थे, इसके जाट जो संप्रदाय था उस वक्त का। और 1727 के अंदर कमिटेड सुसाइड व्हेन हिज फोर्ट वाज सराउंडेड बाय मुगल आर्मी। मुगल आर्मी ने जब उसके फोर्ट को कैप्चर कर लिया था और उनको लग रहा था कि अब जीत नहीं पाएंगे, मुगलों के हाथ लगने से अच्छा है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। और बादन सिंह, अहमद शाह ने, अब्दाली ने उनको टाइटल दिया था राजा का, ठीक है। बादन सिंह को टाइटल दिया राजा का। और फिर आते हैं सूरजमल, जो एक फेमस जाट किंग थे उस टाइम के, उनको प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब भी कहा जाता था, एक टाइटल दिया गया था उनको उस टाइम के ऊपर। राजा चुरामन सिंह का ये है, फाइटर थे उस टाइम पे। अब सिखों के बारे में एक सेकंड मुझे देखने दो कितना बाकी है, काफी बाकी है। ऐसे सिखों के बारे में हम कल कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर वी हैव ऑफ इंग्लिश, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करना है। तो कल के इसमें अपने पास पेंडिंग कितना रहेगा, ओके। कंप्लीट मराठा एम्पायर बाकी है, बिकॉज
यू नो दैट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स देयर वाज अ राइज ऑफ मराठा एम्पायर। ठीक है, एक सिख एम्पायर को पढ़ के हम लोग रुकेंगे आज के लिए और कल फिनिश करेंगे, और इसके जितने भी PYQs है वो कल के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। सिखों के अंदर देखो शुरू होती है कहानी 1675 में एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर बाय औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब ने क्या किया था, गुरु तेग बहादुर जो थे उनको मारा था, बिकॉज उनके एक जो बेटे थे वो राजा के पास गए थे एंड ही वाज हेल्प, जो राजा थे गुरु तेग बहादुर उन्होंने हेल्प की थी उनकी। तो जो भी आश्रय के लिए आता है उसको हेल्प करना सिखिज्म का धर्म था। और फिर उसका ही सजा बोल के औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक के अंदर उनके साथ जो साथी थे उनको बोला था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो हम आपको मार डालेंगे। तो उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया, सो ही वाज किल्ड। बहुत मर्सीलेसली मारा था उनको, बट ही डिडंट कन्वर्ट हिमसेल्फ टू इस्लाम। उसके बाद एक खालसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब रीजन क्या था, सिखिज्म के अंदर उनकी एक फिलोसॉफी बनी थी, जिंदगी जीने का एक रास्ता था, वे ऑफ लाइफ, बट कोई आर्मी नहीं थी। इट वॉज जस्ट अ फिलोसॉफी दैट स्प्रेड फ्रॉम गुरु नानक, और उतने जो भी उनके आगे के गुरु आए उन्होंने उसी फिलोसॉफी को आगे बढ़ाया था। बट इन सब में इस धर्म के ऊपर अब अटैक होने लगे थे, स्पेसिफिकली मुगलों से। मुगल वांटेड टू क्रश सिख एट एनी कॉस्ट, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। और औरंगजेब, एज यू नो दैट, वाज नॉट अ टॉलरेंट किंग। ठीक है, ही वाज नॉट अ टॉलरेंट रूलर, he was not tolerant towards Hindu, he was not tolerant towards any other religion apart from Islam. तो फिर उस दौर में फिर they realized after the killing of Guru Tegh Bahadur that Sikhism realized that we need an army if we want to survive our religion, our philosophy, our way of life in the world, then we need an army that can protect us from these invaders, from these people. और फिर तब जन्म होता है किसका, खालसा का। गुरु गोविंद सिंह जो थे लास्ट गुरु, उन्होंने अलग अलग लोगों को इकट्ठा लाया। उन्होंने बोला एक हाथ में आप तलवार रखो और दूसरे हाथ में अपने गुरुओं की सीख रखो। सिखिज्म की जो फिलॉसफी है, वे ऑफ लाइफ है, स्पिरिचुअल वे है, उसको एक हाथ से आप जियो तो दूसरे हाथ से तलवार लेके उसी को प्रोटेक्ट करो। तो तब शुरू हो जाता है। फिर लास्ट गुरु थे 10th सिखों के गुरु, जिनको मारा गया था नांदेड़ में, महाराष्ट्र का नांदेड़ नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है, गोदावरी नदी के किनारे के ऊपर। उनको रात के अंधेरे में मुगलों ने फंसा के मार दिया था। ठीक है, और अपोज द रॉन्ग डूइंग ऑफ द मुगल्स, इन्होंने अपोज किया, शरण नहीं गए उनके, एंड द फाइट कंटिन्यूड फर्दर। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी को नांदेड़ के अंदर फंसा के जब मार दिया, डेथ कर दी, ही वांटेड टू साइन द ट्रीटी विथ मुगल। मुगल भी कहीं ना कहीं उनके साथ ट्रीटी साइन कराना चाहते थे कि भाई ये झगड़ा खत्म करते हैं, बिकॉज देयर वाज नो एंड टू इट, बिकॉज आफ्टर द खालसा की जो आर्मी है वो पावरफुल बन रही थी, ट्रेंड बन रही थी। और फिर बंदा बहादुर की शुरुआत होती है, और वो ट्रीटी साइन करने के लिए उनके साथ मिले हुए थे। तो मुगलों ने उनको क्या बोला कि आप एक काम करो, बोले पंजाब से दूर डेक्कन की तरफ एक मिशन पे हमारे साथ चलो, डेक्कन में हम जा रहे हैं, उस मिशन के सक्सेस के बाद हम आपके साथ ट्रीटी साइन करेंगे और एक पीस एग्रीमेंट कर लेंगे आपके और हमारे बीच में। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं चाहिए था कि बार बार बैटल्स हो सिखों और मुगलों के बीच में और जिसमें लोग मारे जाए। फॉर दैट रीजन ही एग्रीड टू गो इन द डेक्कन विद द मुगल्स, और मुगलों ने बस उसी चीज का मौका उठा के नांदेड़ में उसको उनको मार डाला था। बंदा बहादुर, इन्होंने 1708 के अंदर फिर गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद उन्होंने ही कंटिन्यूड दैट फाइट एंड, बट उनको कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया 1716 में। 1708 में उन्होंने शुरू किया था, उनको कैप्चर करके मार दिया गया। और अब शुरू हो जाती है देखो कहानी रंजीत सिंह की, महाराजा रंजीत सिंह की। ठीक है, रंजीत सिंह जी ने यूनाइट किया, इनके 12 मिसल्स थे ऑफ ग्रुप्स इनटू अ वन एम्पायर। क्या था कि पंजाब के अंदर अलग अलग मिसल्स बन गए थे, ग्रुप बन गए थे। खालसा जो आर्मी थी वो एक नहीं हुआ करती थी, खालसा की आर्मी ऐसे डिवाइडेड थी कि अलग अलग शहरों में उनको बिठाया हुआ था। ठीक है, अमृतसर में अलग, तो फिर गुरदासपुर में अलग, तो अलग अलग जो शहर थे इनके, उनके अंदर इस आर्मी को एस्टेब्लिश करके रखा था। तो अब प्रॉब्लम ये था कि जिस जिस शहर में ये आर्मी थी वहां पे इनका अलग एक कल्चरल एस्पेक्ट बन जाता था, उनका कमांडर अलग था, उनका पहनावा भी अलग अलग हुआ करता था। इसका रीजन था कि खालसा को अलग अलग शहरों में रखा था ताकि एक ही जगह नहीं रखते, जहां पे जरूरत है वहां पे हम ये करेंगे। बट जब यही प्रोसेस आगे बढ़ी खालसा की, तो ये जो अलग अलग मिसल्स कमांडर थे, जो आर्मी के ग्रुप्स थे,
इनके अंदर एक ना एक कोई लीडर बन गया और उसने अपना ही एक उस वहां पे वर्चस्व स्थापित कर दिया, और फिर ये सब लोग क्या गए, बढ़ गए, अलग अलग मिसल्स में बैठ गए थे। इनको इकट्ठा करने का, जो यूनाइट करने का श्रेय जाता है किंग रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह भी एक मिसल से ही आते थे, बट इट वॉज अ पावरफुल मिसल। तो इन द अर्ली फेज ऑफ रंजीत सिंह ही गॉट मैरिड टू टू ऑफ द अदर मिसल्स डॉटर्स, उनसे शादी की उन्होंने और एक रिश्ते बनाए ताकि वो स्ट्रांग दावेदार बन सके वहां पे। और बाकी मिसलों के साथ कुछ झगड़े भी हुए, कुछ को मना लिया, और इस तरीके से फिर सभी मिसल्स एक साथ आके रंजीत सिंह ने एक यूनाइटेड सिख एम्पायर को खड़ा किया था उस टाइम के ऊपर। ठीक है, ये फोटो है पेंटिंग जहां पे डिपिक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर, जिनको चांदनी चौक के अंदर दिल्ली में मुगलों ने मारा था। ठीक है, उनका कत्ल कर दिया था, उनको ऑप्शन दिया था कि आप इधर कन्वर्ट इनटू इस्लाम और डाई। सो इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग ही डिसाइडेड टू डाई। ऐसे बहुत सारे महान राजा दिखेंगे हमको जिन्होंने मुगलों की इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई की थी। उसमें से मराठा वॉरियर छत्रपति, ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज आएंगे कल के लेक्चर के अंदर, तब बताएंगे हम आपको उनके बारे में, हाउ ब्रेवली ही फॉट अगेंस्ट, एंड ही वाज आल्सो गिवन बाय द औरंगजेब द सेम चॉइस, इधर कन्वर्ट टू इस्लाम और डाई, एंड देन यू नो दैट he decided to die instead of converting to Islam। और बहुत ही क्रूर तरीके से उनको मारा गया था, वो कल देखेंगे हम। यहाँ पे रुकते हैं आज के हिस्ट्री के लेक्चर में। अभी मैं इस लेक्चर को ऑफ कर रहा हूँ, फिर से आपके पास लिंक आएगी, नोटिफिकेशन आएगा आपके अंदर कि लेक्चर शुरू हो चुका है इंग्लिश का बोल के। 5 मिनट में नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको वापस आ जाना है, और फिर हमारा जो लाइव लेक्चर है ऐप के अंदर वो शुरू रहेगा। जय हिंद। यहाँ पे रुकते हैं। नोट्स आपको ऐप के अंदर डाल दिए गए, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और आपका अपना जो अलग से मेघदूत बैच का ग्रुप है व्हाट्सएप के ऊपर बनाया हुआ, उसके अंदर भी आपको ये नोट्स शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप हमको कभी भी रीच आउट कर सकते हो। जय हिंद। हाँ, मुझे 1 सेकंड देना सिर्फ। ठीक है, तुम तब तक चेक करो मैथिली, मैं क्लास शुरू करता हूँ क्योंकि ये लोग आ गए हैं। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर बाद में मैं लेक्चर लेके देखता हूँ आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो फिर रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा आपसे, जैसे टेंसेस की अपलोड हुई वैसे होगी। ये क्यों नहीं तुमको दिख रहा है उसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम ट्राई करो इंटरनेट वगैरह सब कुछ चेक करके, तुम्हारे एंड से नहीं हुआ तो फिर मुझे मैसेज करो, मैं देखता हूँ। हिस्ट्री के बाद मैं एक 5 मिनट का पॉज लूंगा, उस टाइम पे फिर मैं ट्रायल देता हूँ और फिर इंग्लिश का लेक्चर शुरू करूंगा। ठीक है, ओके चलो। तो भाई लोग, तुम लोग आ चुके हो टाइम के ऊपर, तो शुरू करते हैं अभी। चलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू अगेन, पूरी एनर्जी के साथ। आवाज आप लोगों को आ रही होगी, गुड इवनिंग बोल चुके हो। आर्यन का जो टारगेट था, डेली टारगेट, आई हैव रिसीव्ड ऑन व्हाट्सएप, मैंने उसको रिप्लाई भी दिया।